नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि एमएसए क्या होता है। एमएसए मतलब मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो अगर हम कोई भी मेजरमेंट सिस्टम करते हैं तो उसका एनालिसिस हम किस किस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस 6 कोर टूल में से एक टूल है और ऑलरेडी मैंने जो 4 टूल के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, APQP, PPAP, FMEA और SPC, आप जाके देख सकते हैं। ओके। और जो MSA IATF 16949 2016 का क्लॉज 7.1.5.1.1 क्लॉज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा। हम जो डाटा लेते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, एमएसए क्या है, मेजरमेंट एरर क्या होती हैं, ओके, वेरिएशंस क्या होते हैं, प्रीशियस क्या होते हैं, उसमें रिसोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोडक्टिविटी जिसको RNR भी बोला जाता है, एक्यूरेसी में बायस, स्टेबिलिटी और लाइनरिटी क्या होती है, और गेज RNR क्या होता है, और एक्सप्लेन एमएसए शीट। आज मैं एमएसए शीट को भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डीलिंग विद डाटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो डाटा ले रहे हैं वो डाटा हम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस। अगर हम डाटा को गलत तरीके से लेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स आएंगी वो भी गलत आएंगी। तो और जो डाटा है वो बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो याद रखिएगा, डाटा लेते टाइम हम डाटा को सही तरीके से लें, क्योंकि उसी डाटा के बेस के ऊपर हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं। एमएसए क्या है, अगर एमएसए की बात करें, ये a control experiment where is a sample of item are measured multiple times by different devices or people to separate the variation into specific source। ये एक एक्सपेरिमेंट है जहां हम एक से ज़्यादा सैंपल या एक सैंपल मेज़र करते हैं, कई बार मेज़र करते हैं, डिफरेंट डिवाइस से करते हैं। डिफरेंट डिवाइस का मतलब अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलग है या कभी वर्नियर कैलिपर से कर रहे हैं, कभी माइक्रोमीटर से कर रहे हैं, या हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं। कभी जैसे अगर कोई भी मेजरमेंट हमने लिया अभी, फिर दूसरे आदमी ने लिया, फिर तीसरे आदमी ने लिया, तो उस बेस पे हम ये सारा मेजरमेंट करते हैं और जो वेरिएशन है उसको सेपरेट करते हैं। ओके, जो वेरिएशन निकल के आता है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो एमएसए क्या होता है, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वेयर ए सैंपल ऑफ आइटम आर मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स बाय डिफरेंट डिवाइस ऑफ पीपल टू सेपरेट द वेरिएशन इनटू स्पेसिफिक सोर्स। उसके अलावा जो गेज RNR है, जिसको रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी बोला जाता है, वो सबसेट है किसका, एमएसए का। और जो मेजरमेंट एरर है वो प्रोवाइड की जाती है और डिटरमाइन की जाती है अगर जो वेरिएशन ज़्यादा है या एक्सेप्टेबल है। तो मतलब जो मेजरमेंट एरर आ रही है वो ज़्यादा है या कम है, वो एमएसए के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक फ़ोन है और उसको वर्नियर कैलिपर से नापा जा रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि वर्नियर कैलिपर से नापा जा रहा है जिसमें कोई भी अभी वेरिएशन नहीं है। ओके, तो अगर ये मान लीजिए अगर किसी एक्स भाई ने कोई इसमें मेजरमेंट दिया और उसने बोला इसका 2 mm आ रहा है। ओके, फिर हम यही जो भी हमने मेजरमेंट लिया है भाई किसी दूसरे आदमी से बोलेंगे कि आप चेक करो। ओके, तो गेज RNR किस तरह चेक करते हैं, अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट से हमें इसे चेक करना है और एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम आदमी को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने ये एग्जांपल लिया है कि अगर हमने इसे मेज़र किया तो हमने कितने इंस्ट्रूमेंट चेक किए, कितने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक किया या कितने आदमियों के द्वारा चेक किया, ये गेज RNR में होता है। द थिकनेस मेजरिंग प्रोसेस हैज़ नो वेरिएशन, then all measurement of each phone would be identical regardless of who took the measurement of which measurement device they used। मतलब मेजरमेंट करने के लिए किसने मेजरमेंट किया है और मेजरमेंट में जो डिवाइस यूज़ होने वाला है वो कौन सा डिवाइस यूज़ किया है। ओके, तो हम गेज RNR में इस तरीके का एनालिसिस करते हैं। एमएसए इवेल्युएट कौन करता है, द प्रोसेस टू सेटअप एंड कैलिब्रेट द मेजरमेंट डिवाइस। पहला। दूसरा, द टेक्निक यूज टू सेटअप द आइटम प्रायर टू बीइंग मेजर्ड, वेदर डिफरेंट मेजरमेंट डिवाइसेस, इक्विपमेंट और टूल्स और डिफरेंट
versions of the same device influence the variation, the people who take the measurement, how the data is collected and recorded, the method of making a decision based on data। तो MSA इवेल्यूएट हम किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले जो हमारा जो प्रोसेस है उसका सेटअप क्या है, ओके हमारा जो मेजरमेंट है वो कैलिब्रेटेड है, जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो डिवाइस से वो कैलिब्रेशन है या नहीं है, उसका कैलिब्रेशन है या नहीं है वो चेक करते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करते हैं सेटअप करने के लिए, ओके जब हम मेज़रमेंट करते हैं। इस टेक्निक को कब यूज़ करते हैं? जब हम मेज़रमेंट करते हैं। अगला है जो मेज़रमेंट ले रहा है, ओके वो किस आदमी ने लिया, उसमें हम इवेल्युएट करते हैं। दूसरा डाटा कलेक्ट जिसने किया है वो कैसे डाटा कलेक्ट किया है, अच्छी तरह से किया है या नहीं किया है, उसको इवेल्युएट करते हैं। और उसके बाद जब डाटा रिकॉर्ड हो जाता है उस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो मेथड है वो ठीक है या नहीं है, हमारी जो MSA जो है वो ठीक है या नहीं है, उसका जो रीडिंग है उसका ठीक है या नहीं है, वो हम एनालिसिस इसमें करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड ए MSA, हमें MSA की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो हम जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, ओके अगर हमारा जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, जो भी अगर सही बन रहा है, अगर वेरिएशन नहीं होंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ओके पहली चीज़। दूसरा, हम विदाउट MSA हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है वो सही बना रहा है, ओके और हमारा जो डाटा है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे, अगर हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं बाया वर्नियर कैलिपर, अगर वो वर्नियर कैलिपर ठीक है या नहीं है उसको हम कैसे पता करें? ओके तो उसके लिए हमें MSA की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर डाटा रॉन्ग है, अगर डाटा हमारा ठीक नहीं है, ओके तो हमारे जो डिसीजन आएंगे वो भी इनकरेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि MSA की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें मतलब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चलता है, इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा सही से काम करेगा तो हमारी जो रीडिंग्स आएंगी वो भी ठीक आएंगी और उन रीडिंग्स के ऊपर हम एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है? तो इसमें ऑब्जर्वेशन वेरिएशन हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले प्रोसेस में करते हैं। और मैनेजमेंट सिस्टम वेरिएशन में क्या होते हैं? कुछ गेज के द्वारा होते हैं, कुछ ऑपरेटर के द्वारा होते हैं। मतलब मैनेजमेंट सिस्टम वेरिएशन बोलेंगे तो अगर हम जैसे वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ एरर है, माइक्रोमीटर कर रहे हैं, हाइट गेज कर रहे हैं, ओके अगर हमारे इक्विपमेंट में कोई एरर है तो हमको वेरिएशन होगा, गेज में वेरिएशन होगा। दूसरा, अगर ऑपरेटर स्किल्ड नहीं है तो ऑपरेटर के द्वारा भी हमें वेरिएशन मिलेगा, ओके पहली चीज़। दूसरा, जो वेरिएशन गेज के द्वारा होगा उसमें 4 चीज़ें आती हैं। उसमें एक्यूरेसी या वॉइस भी चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी चेक करते हैं, स्टेबिलिटी क्या है वो चेक करते हैं और रिपीटेबिलिटी भी चेक करते हैं। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ही ऑपरेटर, एक ही गेज और एक ही पार्ट, ओके हम मल्टीपल टाइम चेक करते हैं विद द सेम कैरेक्टरिटीज़, ओके ये समझ लीजिए। जो रिपीटेबिलिटी होती है वो एक ही ऑपरेटर होता है, एक ही गेज होता है, एक ही पार्ट होता है, उसको मल्टीपल टाइम चेक करते हैं, मतलब उसको कई बार चेक किया जाता है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। और जो रिप्रोडक्टिबिलिटी होती है उसमें क्या है? इसमें हम गेज को भी चेंज कर सकते हैं, ऑपरेटर को भी चेंज कर सकते हैं और कई बार भी हम चेक कर सकते हैं। तो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी जिसको RNR भी बोला जाता है, ओके। यहाँ पे एक मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का एक चार्ट है जिसमें ये प्रोसेस वेरिएशन यहाँ पे है और टोटल वेरिएशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ट को पढ़ा जाता है और उस बेस पे हम एनालिसिस करते हैं कि ये गुड है, एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है, ओके। किस पे चेक करते हैं? प्रोडक्ट या सर्विस पे। आगे बढ़ते हैं। हमारे सोर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? इसमें रिपीटेबिलिटी चेक किया जाता है, रिप्रोडक्टिबिलिटी चेक किया जाता है, एक्यूरेसी बेस पे चेक किया जाता है, बाइस चेक किया जाता है, स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, लाइनरिटी चेक किया जाता है और रिसोल्यूशन भी चेक किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी मिशन प्रिसिशन क्या होता है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे एक टारगेट है और यहाँ पे कोई गोली चला रहा है। तो हमारा जो सेंटर है, ओके ये सेंटर है, अब गोली यहाँ पे चला रही है, डॉटेड लाइन है, ये इनको गोली मान लीजिए। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो गोलियाँ हैं वो टारगेट से कितना दूर लग रही हैं या गोलियों से गोलियों के बीच की दूरी है वो कितनी है। अगर आप इसमें देख सकते हैं जो पहला पिक्चर इसमें हमारी जो गोलियाँ हैं वो सेंटर के पास हैं और जो गोलियों की दूरी है वो बहुत पास है। तो इसका मतलब ये हाई प्रिसिशन हो गया और हाई एक्यूरेसी हो गई।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलियाँ हैं, ओके, वो तो पास हैं लेकिन वो सेंटर से दूर है, तो उस केस में क्या होगा, हाई प्रेसिशन और लो एक्यूरेसी। मतलब अगर सेंटर से दूर हैं, ये देखिए सेंटर से और गोलियों की जो दूरी है काफ़ी दूर है, तो प्रेसिएशन तो हाई है लेकिन जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा लो है। तीसरे केस में क्या है, इसमें लो प्रेसिएशन है और हाई एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी तो हाई है लेकिन जो प्रेसिएशन है वो लो है काफ़ी ज़्यादा। चौथे केस में ना तो प्रेसिएशन है ना एक्यूरेसी है, ओके। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप एक्यूरेसी और प्रेसिएशन में क्या डिफरेंस है वो समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी में लाइनरिटी, स्टेबिलिटी और बायस को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। लाइनरिटी क्या होती है, हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना एक्यूरेट है, ओके। जो हमारी रेंज है मेजरमेंट में, हमारी जो अगर कोई भी हम चीज़ें मेज़र कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट हमारा कितना एक्यूरेट हो रहा है विद द डिवाइस। हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा चीज़, जो मेजरमेंट एरर होने वाले हैं वो सब रेंज में हो रही हैं चीज़ें, ओके, या कुछ वैल्यूज़ में हो रही हैं, ये चीज़ होती हैं। तीसरी चीज़ है लाइनरिटी ऑफन शोज अप एन इंक्रीज इन मेजरमेंट एरर व्हेन मेजरिंग लार्जर वैल्यू। लाइनरिटी में क्या होता है, जब कोई भी वैल्यू ज़्यादा होती है, कोई भी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें मेजरमेंट एरर ज़्यादा होने का चांसेस है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एक थर्मोमीटर है जिस पे थर्मोमीटर में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसमें देखिए लाइनरिटी कितनी है, 0, ओके। बट इसकी लाइनरिटी कब पता चलेगी, जब ये टेम्परेचर हाई जाएगा। हाई टेम्परेचर पे ये किस तरीके से मेजरमेंट लेता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइनरिटी आप समझ लीजिए, मतलब अगर चार्ट में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो पॉइंट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, लाइनरिटी अच्छी होगी। लेकिन जब हमने उसको टेम्परेचर पे चेक किया तो लाइनरिटी कैसी है, उस बेस पे हम लाइनरिटी को चेक किया जाता है। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है कि हम जो चार्ट है, ओके, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, कॉमनली हम यूज़ किस तरीके से हमारी जो स्टेबिलिटी वो ट्रैक किस तरीके से कर रहे हैं जब हम मेजरमेंट सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, ओके। और स्टेबिलिटी इशू ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है वैल्यूज़ के ओवर टाइम के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी से हम समझते हैं इस चार्ट से। हमने मंथ फर्स्ट में चेक किया, मान लीजिए कोई थर्मोमीटर है, उसको मंथ 1 में चेक किया, स्टेबिलिटी अच्छी है। मंथ 1 से लेके मंथ 5 तक उसकी स्टेबिलिटी चेक की, अगर वो ओके है तो स्टेबिलिटी ओके है उस पार्ट का। बायस क्या होती है, बायस को अगर हम समझे टारगेट वैल्यू से, ओके, हमारी जो बायस है उसका डिफरेंस वो बायस कहलाता है, ओके। और हम मेजरमेंट को किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है वो बायस कहलाता है। दूसरा, आइडियली नो डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट डिफरेंस वैल्यू, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता किसमें, मेजरमेंट में और जो हमारी रेफरेंस वैल्यू है। रेफरेंस वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है, याद रखिएगा, जो रेफरेंस वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। अगला है कैलिब्रेशन इज ऑफन परफॉर्म टू रिमूव बायस ऑन ए मेजरिंग डिवाइस और इक्विपमेंट। इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे कैलिब्रेटेड हैं, ओके, तो वो बायस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है, ओके, और अगर वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई वर्नियर कैलिपर है जो 300 mm तक उसकी कैपेसिटी है, 300 mm तक हम उसको चेक कर सकते हैं। वो 10 mm पे भी ठीक डाटा दे रहा है, 250 पे भी दे रहा है, ओके। तो हमारा जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो बायस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो बायस का वैल्यू ठीक नहीं आएगा जो हमारी रेंज में आनी चाहिए, जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बताते हैं, अगर थर्मोमीटर इज़ कंसिस्टेंटली 2 डिग्री हाइयर देन एक्चुअल टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री है मान के चलिए और 52 बता रहा है, तो 50 to 52 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो गया, तो यही क्या कहलाता है हमारा बायस, ओके। आगे बढ़ते इसको चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। जो हमारा ये सिस्टम है, जो सेंटर लाइन से और हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसका डिफरेंस ही बायस कहलाता है। आप चित्र की मदद से भी यहाँ पे देख सकते हैं।
और दूसरा एक चित्र है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हमने ऑब्जर्व किया 50 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे 52 दिखा रहा है, तो इसका जो बायस हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ओके, तो ये डिफरेंस ही बायस कहलाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 1/3 का रूल होता है। 1/3 का रूल क्या होता है कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट से 10 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक का अगर नापते हैं तो 1/3 रूल कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अप्रिशिएशन में क्या क्या कह सकते हैं, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड रिसोल्यूशन। ओके, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। रिपीटेबिलिटी क्या होती है? Repeatability is the variation in instrument obtained with one measurement instrument used several times by one appraisal while measuring the identical characteristics on the same part. Reproductivity क्या होती है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, कितना इंस्ट्रूमेंट, एक ही इंस्ट्रूमेंट हम कई बार यूज़ करते हैं। ओके, किसी एक ही आदमी के द्वारा, ओके, मेजरमेंट के दौरान। ओके, और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम ही है और सेम पार्ट पे ये किया जाता है। ओके, आगे है आइडियली द रिजल्ट शुड बी आइडेंटिकल। जो रिजल्ट आना चाहिए वो आइडेंटिकल आना चाहिए रिपीटेबिलिटी में। ओके, याद रखिएगा, हम एक ही इंस्ट्रूमेंट को कई बार चेक कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही आदमी चेक कर रहा है, उसमें कई आदमी चेक नहीं कर रहे हैं, सेम पार्ट को चेक कर रहे हैं, और कई बार हम मेज़रमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, thermometer fluctuate from 72 to 78 degree every minute, not repeatable, but actual temperature not changing। अगर थर्मोमीटर है अगर वो फ्लैक्चुएट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 72 टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड हर मिनट में। ओके, अगर वो रिपीटेबल नहीं है, नॉट रिपीटेबल नहीं है, बट एक्चुअल टेम्परेचर नॉट चेंज, लेकिन जो एक्चुअल टेम्परेचर वो चेंज नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिपीटेबिलिटी। ओके, रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या होती है, इसमें हम एक ही इंस्ट्रूमेंट को, ओके, यूज़ करते हैं कई लोगों के द्वारा। ओके, हम अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको कई लोग चेक करते हैं। ओके, सेम ही पार्ट पे, तो उसमें हम रिप्रोडक्टिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगर कोई हमारा थर्मोमीटर सोर्स कर रहा है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बट अनादर ऑब्जर्व थिंग लाइक 58 डिग्री, ओके, लेकिन दूसरा 58 कर रहा है, तो ये इसको क्या बोला जाता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। रिसोल्यूशन क्या होता है, एबिलिटी टू ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम टू डिटेक्ट एंड इंडिकेट स्मॉल चेंजेस। रिसोल्यूशन में क्या होता है, जो मेजरमेंट सिस्टम की जो एबिलिटी होती है उसको डिटेक्ट करती है और हम जो भी चेंजेस उसमें हो रहे हैं उसको इंडिकेट करती है, पहली चीज़। दूसरी, आइडियली द मेजरमेंट कैन डिटेक्ट 10 और मोर वैल्यूज़ विद इन लाइकली रेंज। इसमें जो मेजरमेंट वैल्यूज़ जो आ रही है वो डिटेक्ट करेगी किसमें, 10 वैल्यू से ज़्यादा या उससे ज़्यादा भी वैल्यू डिटेक्ट करके बताएगी। अगला है, ईच इंक्रीमेंट शुड बी 10% और लेस ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यू टू बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज। ईच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 10% से कम होगी, 10% से ऊपर नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर थर्मोमीटर अगर डिस्प्ले करता है 5 डिग्रीज, ओके, 35, 40 एंड 45 या जो भी आगे आ रहा है, ओके, अनएबल टू गेट रीडिंग बिटवीन 35 टू 40, प्रेफर टू हैव रीडिंग लाइक 35.4। अगर 35, 40 और 45 के बीच में देखा जाए तो 35 से 40 में के बीच में कितना अंतर है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, बट हम क्या प्रेफर कर सकते हैं इसमें कि जो रीडिंग होगा 35.4 डिग्री होगा। ओके, तो इस तरीके से हम रिसोल्यूशन चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सिंपल ऐसे दिए जाते हैं, जब हम इसमें एज ए रिपीटेबिलिटी क्या होती है, 13 13 13, तो ये रिपीटेबिलिटी हो गई। रिप्रोडक्टिबिलिटी इस तरीके से देखते हैं, रिसोल्यूशन को इस तरीके से समझ सकते हैं। वाइस को हम बताया था कि टारगेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो अंतर है वो वाइस कहलाता है, स्टेबिलिटी ये होती है और लाइनिटी ये होती है। आगे बढ़ते हैं। 1/3 का रूल हमने समझा दिया आपको। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं SL है और USL है, तो इसमें रूल ऑफ थंब हम किस तरीके से निकालेंगे, LSL, ओके, जो भी आप 2.50 आ रही है और USL 2.55 आ रही है, तो 2.55 माइनस 2.50 डिवाइड बाई 10 जो भी आएगा वो रूल ऑफ थंब 1/3 रूल कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गेज RNR में बात करते हैं कि इसको हम
किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गेज आर एन आर को निकालने के लिए सबसे पहले हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कौन से कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस पर स्टडी करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? GRR को कैलकुलेट करते हैं। आगे बताएंगे GRR क्या होता है। और उसके बाद जब GRR कैलकुलेट हो जाता है तो उसके ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट वो करते हैं। तो गेज RNR में हम ये सारे स्टेप लेते हैं और उसके बाद हम GRR वैल्यू निकालते हैं। GRR वैल्यू के बाद में हम एक्शन लेते हैं कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में हम किस तरीके से एक्शन लेके अपने सिस्टम को अच्छी तरह से चला सकते हैं, अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब गेज RNR को हम किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम इसमें 2 या 3 लोगों को लेते हैं मेजरमेंट सिस्टम के लिए, पहला चीज़। उसके बाद हम 10 पार्ट को लेते हैं, ओके, और रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल क्या आ रहा है और एक्सपेक्टेड रेंज क्या है प्रोसेस वेरिएशन का, वो हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद में 1 से 10 तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉट विजिबल टू अप्लाई, हम जो भी लोग चेक कर रहे हैं उनको विजिबल नहीं कराते हैं 1 से 10 तक, ओके। और उसके बाद जो भी हम पार्ट चेक कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर पार्ट 1 चेक किया तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से हम रीडिंग निकालते हैं। हम जो 10 पार्ट को मेज़र करते हैं रैंडमली, और हम वो आदमी को नहीं बताते हैं कि हमने ये पार्ट लिए। मतलब पार्ट कैसा भी हो सकता है, ओके पार्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट पार्ट भी हो सकता है, NCR पार्ट भी हो सकता है, किसी भी टाइप का पार्ट हम रिकॉर्डिंग के लिए दे सकते हैं रिज़ल्ट को निकालने के लिए। क्योंकि अगर हमने वो पार्ट दे दिया जो ठीक है तो जो भी चेक करने वाला होगा वो अच्छी तरह से चेक नहीं करेगा, उसको तो पता ही यदि ये पार्ट ओके है। हम वो पार्ट दें और उसको बताएं नहीं, बट जो भी पार्ट हम दे रहे हैं उस पर हम मार्किंग करें किसी ना किसी तरह से। उसके बाद हम जो स्टेप 5 को फिर से रिपीट करेंगे और जो भी और लोग हैं उनसे बोलेंगे और भी रीडिंग निकालें। उसके बाद हम फिर से वही रिपीट करेंगे 5 एंड और डिफरेंट तरीके से मेज़रमेंट जो भी हम ले रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे भी चेक करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी आदमी को हमने पार्ट दे दिए चेक करने को, कोई भी पार्ट दे दिए, रिजेक्ट पार्ट दे दिया, ओके पार्ट दे दिया, अब वही पार्ट हमने और लोगों से चेक करवाए, उसकी रीडिंग लिखी, ओके। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। और हमें किया और हमने राइट डाउन किया। अब हमने ये तो आदमी के साथ कर लिए चेंजेस, उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट बदल के चेंजेस किए। जो भी रीडिंग आ रही है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया सारा, ओके। उसके बाद हम जो है GR&R रिपोर्ट को अटैच करते हैं। उसके बाद कैलकुलेट रिप्लेटेबिलिटी को चेक करते हैं, जिसमें इक्विपमेंट वेरिएशन का पता चलता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी का पता चलते हैं, जिसमें मतलब अगर एरर ड्यू टू ह्यूमन हुई है तो वो पता चलती है। हम उसके बाद कैलकुलेट GR&R को कैलकुलेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। आगे पार्ट वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं, ओके। और उसके बाद में हम टोटल वेरिएशन को निकालते हैं। तो इस तरीके से हम R&R को कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक MSA डाटा शीट है विथ फार्मूला, तो ये आपके लिए मैंने डाला है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसमें मैंने ट्रायल डाले हुए हैं, यहाँ पे ट्रायल 1, ओके, ट्रायल A, ट्रायल B, ट्रायल C, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 ट्रायल A में, B में भी 1 2 3, ट्रायल B में, ट्रायल C में भी 1 2 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 रीडिंग्स ली गई हैं, ओके, 1 to 10। ट्रायल 2 में भी मैंने 10 रीडिंग ली हैं। और आप इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रायल 3 में भी मैंने ली है। उसके बाद इनका मैंने एवरेज निकाला है यहाँ पे, ठीक है। जो एवरेज निकाला है उसको XA से बताया गया है, ओके, XA से बताया गया है। और जो रेंज है उनका रेंज मैंने यहाँ पे डाला है, तो रेंज का भी यहाँ पे डाटा आ गया है। रेंज कितना आ रहा है? 0.09। आगे ट्रायल B में मैंने 3 रीडिंग ली है, उसका एवरेज मैंने निकाला, इतना एवरेज है। और जो एवरेज B है उसको XB से मैंने बताया है, जो एवरेज B है वो XB हो गया, जो एवरेज A है वो X हो गया। उसके बाद जो रेंज निकला है वो 0.06 निकला है, ओके। ऐसे ही मैंने रेंज C का निकाला है एवरेज, और एवरेज निकालने के बाद में रेंज C का मैंने ये रेंज भी निकाला है। जो रेंज C है आप देख सकते हो, जो ट्रायल C है
उसका मैंने एक्स सी से बताया और उसका रेंज भी आर सी से बनाया। तो आप ये चीज़ भूलिए मत, जो एवरेज हमारा जो ट्रायल ए है वो एक्स से, रेंज आर ए, ट्रायल बी है वो एक्स बी, रेंज आर बी, जो ट्रायल सी है वो एवरेज एक्स सी और रेंज आर सी। ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ निकाली, उसके बाद पार्ट का एवरेज निकाल लिया यहाँ पे। ओके, पार्ट का एवरेज निकाला, उसके बाद में इस तरीके से हमने ये एवरेज निकाल लिया और आरपी को कैलकुलेट कर लिया। ये आरपी का वैल्यू आगे कैलकुलेशन में मैं बताऊंगा किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी, ओके, ये ऑपरेटर का एवरेज है। किसका ऑपरेज है? यही शीट जो है मैंने वहाँ से क्रॉप किया है समझाने के लिए। ये एवरेज आप देख सकते हैं, मैंने जो एवरेज बताया है वो क्या है? ऑपरेटर के एवरेज है। ओके, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। और जो आर ए है वो क्या है? ऑपरेटर का रेंज है। ओके, ऑपरेटर का रेंज है। और हमने इसको एवरेज किस तरीके से निकाला है? अगर 10 वैल्यू है तो डिवाइड बाई 10। ओके, तो जो वैल्यू आर ए, आर बी, आर सी। आगे बढ़ते हैं। एक्स बार का जो यहाँ पे एक्स बार आप बोल रहे थे, यहाँ पे एक्स बार किस तरीके से निकलेगा? तो एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी डिवाइड बाई 3, मतलब एक्स ए की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू और एक्स सी की वैल्यू डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगी? एक्स बार वैल्यू। ओके, तो एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एक्स बार वैल्यू। अब इसी तरीके से आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इसको आर बार चार्ट बोला जाता है। ओके, आर बार बोला जाता है, तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी डिवाइड बाई 3 तो इक्वल टू क्या आ जाएगी? ये आर बार वैल्यू। ओके, अब उसके अलावा इसमें जो भी वैल्यू निकल के आई है, पार्ट एवरेज किस तरीके से निकालेंगे? हाइयर वैल्यू जो भी अगर जो भी ऑपरेटर के द्वारा जो हाइयर वैल्यू निकल के आया है और जो लोअर वैल्यू है उसको माइनस करके हम आरपी की वैल्यू निकल आएंगे। तो जो हमारी एक्स और आरपी वैल्यू निकल के आ गई, तो ये वैल्यू मैं आगे कैलकुलेट करूँगा, याद रखिएगा 0.9111। ओके, तो हमारी एक्स और आरपी की वैल्यू हमारी निकल आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मिनिमम एवरेज वैल्यू हमारी ये थी, मैक्सिमम एवरेज वैल्यू ये थी, तो एक्स डिफरेंस क्या हो गया? फार्मूला मैक्स एक्स माइनस मिनिमम एक्स, तो ये हमारी एक्स डिफरेंस वैल्यू हो गई। ये सारी जो भी वैल्यू निकल के आ रही हैं वो आगे कैलकुलेट की जाएंगी। ओके, तो इन वैल्यू को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गेज आर एन आर और रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी में क्या करेंगे? यूसीएल निकालेंगे। यूसीएल निकालने के लिए आर बार की जो वैल्यू थी पीछे वो इंटू D4। ओके, D4 वैल्यू इज द कंस्टेंट वैल्यू बट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ट्रायल। D4 इक्वल टू 3.27 फॉर 2 ट्रायल एंड 2.58 फॉर 3 ट्रायल। जो D4 वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखिएगा। जब हम D4 वैल्यू है, अगर आप पूछेंगे D4 वैल्यू कहाँ से आई, तो आप ध्यान रखिएगा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करती है कि हम कितने ट्रायल ले रहे हैं। तो D4 वैल्यू जो 3.27 है वो 2 ट्रायल के लिए है और 2.58 है वो 3 ट्रायल के लिए। ओके, तो UCL निकल के आया अपना, ये आर बार की वैल्यू कितनी थी? ये निकल के आई। ओके, तो आर बार इंटू D4 बराबर UCL हमारा ये निकल के आ गया। तो UCL हमने यहाँ डाल दिया उस शीट में। वो शीट जो मैंने पहले दिखाई थी उसमें मैं 1 बाई 1 सारी चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ से निकल के आई। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको MSA के बारे में आज अच्छी तरह से समझ में आएगा। LCL किस तरीके से निकालेंगे? जो आर बार वैल्यू इंटू D3। ओके, आर बार वैल्यू क्या थी? ये निकल के आई थी हमारी। D3 क्या है? ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये डिपेंड करती है ट्रायल के ऊपर। D3 इक्वल टू 0 फॉर अप टू 7 ट्रायल। अगर 7 ट्रायल तक है तो D3 की वैल्यू 0 रहती है, याद रखिएगा ये पॉइंट। D3 की वैल्यू अगर 0 कब रहेगी? जब हमारे 7 ट्रायल, अगर उसके ऊपर हम ट्रायल ले रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, अभी इसके बाद हम जो LCL निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0 निकल के आएगा। LCL का भी फार्मूला ये है। ओके, तो LCL का फार्मूला लगा के हमने यहाँ पे LCL की वैल्यू निकाल दी। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जो सारी वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ओके, उसके बाद सैम्पल साइज हमने क्या थे? दूसरा सैम्पल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तेरह। अब D3 की वैल्यू, D4 की वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी है। ओके, अब इसमें UCL बराबर हम क्या होगा? D4 R बार एंड LCL इक्वल टू D3 R बार, बट सिंस D3 when n इक्वल टू 0 और मोर एक्यूरेटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयर विल बी नो LCL फॉर MR चार्ट। इसमें क्या बता रहे हैं? D3 अगर 0 है, जब n 0 है, तो इसमें क्या है? या तो ये मोर एक्यूरेटी है या ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
बिकॉज वहाँ पे जो LCL की वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, ओके, MR चार्ट में, ओके, ये MR चार्ट है। आगे बढ़ते हैं, इक्विपमेंट वेरिएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। इसको कैलकुलेट करने के लिए EV बराबर R की वैल्यू एंड K1 की वैल्यू, ओके। तो EV का हम किस तरीके से निकालेंगे परसेंटेज, EV का परसेंटेज निकालने के लिए 100 इंटू EV डिवाइड बाई TV। TV क्या होती है, टोटल वेरिएशन, और EV क्या होती है, इक्विपमेंट वेरिएशन। तो EV को हम आगे कैलकुलेट करके बताएंगे इसी प्रेजेंटेशन में। अगर R की वैल्यू इतनी है, ओके, ये जो R है विद इन 3 ट्रायल, हमने 3 ट्रायल लिए, उसमें R की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ उसी चार्ट से आ रही हैं जिसमें मैंने सारी फार्मूला आपको समझाए हैं, कैलकुलेट करके बताए हैं। 3 ट्रायल में इतनी आ रही है, देन EV कितना होगा 0.0633, ये वैल्यू वहीं से आई है टोटल, इंटू 0.5908। तो हमारी R की वैल्यू कितनी, EV इक्विपमेंट वेरिएशन कितना आ गया, इतना। अब इक्विपमेंट वेरिएशन में अब TV की वैल्यू और निकाल ले, TV मतलब टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन के लिए हम उसके अलावा हम पहले एप्रेशन वेरिएशन भी निकालते हैं। एप्रेशन वेरिएशन का x डिफ इंटू K2 का स्क्वायर माइनस EV का स्क्वायर डिवाइड बाई NR, ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर एप्रेशन वेरिएशन को उसी तरीके से 100 इंटू EV डिवाइड बाई TV की वैल्यू आगे निकालेंगे प्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे, अज्यूम करें N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, और R इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, और AV एप्रेशन वैल्यू बराबर होती है स्क्वायर x1 माइनस x2। x का अगर डिफरेंस 0.0167 है तो मैक्सिमम x बार माइनस मिनिमम x बार होगा, और K2 इसमें कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड करेगा एक आदमी है या 2 आदमी है, ओके। देन K2 इक्वल टू 0.707, ये 3 आदमियों के लिए K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5271, ओके। आगे बढ़ते हैं, गेज कैपेबिलिटी के लिए RN का फार्मूला क्या होता है, रिपीटेबिलिटी का स्क्वायर प्लस रिप्रोटेबिलिटी का स्क्वायर, ओके, या उसको सिंबल में बोलेंगे तो ओके EV स्क्वायर प्लस AV स्क्वायर। तो ये कितना वैल्यू निकल के आया 0.0380, तो ये अपना वैल्यू निकल के आया। ये आपकी वैल्यू कितना आ रहा है जब आप ट्रायल ले रहे हैं या मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू निकल के आई आप देख सकते हैं, ये इतना वैल्यू निकल के आया। अगर GRR एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारा 10% से बिलो है तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, ओके। अगर 10 से 30% है तो दिस इज़ मे बी एक्सेप्टेबल, बट ये डिपेंड करता है, ओके, कि किस तरीके का पार्ट है, किस तरीके का प्रोसेस है। आगे है, अगर 30% से GRR का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो उस केस में दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। पार्ट वेरिएशन क्या होता है, पार्ट वेरिएशन के लिए हम वैल्यू निकालते हैं RP इंटू K3 का वैल्यू ये है 10 पार्ट के लिए, तो PV इक्वल टू RP की वैल्यू इंटू 0.3146 कहाँ से आया, यहाँ से, ओके। तो PV की वैल्यू इतनी आई। जब परसेंटेज PV की निकालेंगे 100 इंटू PV डिवाइड बाई TV। आप देख लीजिए अभी भी TV की वैल्यू अभी नहीं निकली है, ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल वेरिएशन अभी कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेरिएशन के लिए स्क्वायर रूट GRR इंटू GRR प्लस PV इंटू PV, ये फॉर्मूला रहता है इसका। अगर GRR 0.0380 है, PV इज़ 0.287, देन TV स्क्वायर रूट का ये फार्मूला, ये सारी जो हमारी वैल्यूज़ निकल के आई वो सारी डाल दी यहाँ पे, तो TV का वैल्यू कितना है, इतना। टोटल वेरिएशन हमारा कितना निकल के आया, इतना 0.290। हमने जब अब सारी वैल्यूज़ को जब हमने निकाला तो EV हमारी कितना निकल के आई 12.88%, AV 2.38, GRR वैल्यू 13.10%, PV इक्वल टू 99.14%, ओके। हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट की तो हमारी EV, AV, GRR और PV वैल्यू ये निकल के आई। उसके बाद NDC हम निकालते हैं। जब सारी वैल्यू निकल जाती है उसके बाद NDC को कैलकुलेट करते हैं। NDC क्या होता है 1.41 इंटू PV डिवाइड बाई GRR। GRR वैल्यू हमने निकाल दी वहाँ पे पीछे, तो GRR हमारा 0.380 है, तो PV 0.287 होगा, तब NDC क्या निकलेगा 1.41 डिवाइड बाई ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो NDC हमारा कितना निकला 10.65, ओके। आगे बढ़ते हैं।
GRR एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने बता ही दिया। ओके, नॉट एक्सेप्टेबल, डिफ़िकल्ट टू लेकिन यूज़ वन पार्ट फ्रॉम अनदर, 2 to 4 जनरली नॉट एक्सेप्टेबल, 5 से ऊपर है तो एक्सेप्टेबल। अगर GRR एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया अलग है, अगर 5 से ऊपर है तो एक्सेप्टेबल और 2 से 4 है तो जनरली नॉट एक्सेप्टेबल। तो GRR कितना निकला था यहाँ पे, GRR देखेंगे तो 13.10, तो मतलब 5 से ऊपर है वो तो ये एक्सेप्टेबल होगा। हम रिपीटेबिलिटी को कैसे किस तरीके से अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सबसे पहले मेंटेनेंस स्टेटस को चेक करते हैं किसके, जो हम भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोसेस में। हम चेक करने के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोसेस में, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन है या नहीं है, उनका स्टेटस जानते हैं रिपीटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और हम रिव्यू करते हैं और कंसीडर करते हैं जो टॉलरेंस है, ओके, गेज की क्या टॉलरेंस है, ओके, उसकी भी हम कंसीडर करते हैं। ओके, दूसरी उसके अगला पॉइंट है वेरीफाई द क्लैंपिंग और लोकेशन फॉर गेजिंग, इट शुड बी मोर प्रेसिस। ये कभी कभी हम कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं तो हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर में भी एक्सेसिव पार्ट वेरिएशन, और जो भी कहीं भी एक्सेसिव पार्ट वेरिएशन की वजह से भी हम इसमें प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिबिलिटी को किस तरीके से करते हैं। अगर आदमी जो है स्किल नहीं है, एप्रिशिएशन का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए प्यूपल, अगर स्किल नहीं है MSA में तो रिट्रेन हिम, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नॉट प्री कैलिब्रेटेड बिफोर परफॉर्म MSA, हमें जब हम MSA कर रहे हैं उस टाइम जो हमारा कैलिब्रेशन इक्विपमेंट है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, ओके, तो प्रॉब्लम होगा। और एप्रिशिएट नॉट कंसिडर इन गेजेस, मतलब कोई आदमी अगर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से चेक कर रहा है लेकिन वो उसकी जानकारी उसको नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको MSA के बारे में पता चला। ओके, जिनको भी MSA समझ में आया या कुछ भी कन्फ्यूज़न है वो हमें कमेंट में बताइए। अगर समझ में आया, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बताइए, तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। दूसरी चीज़, हम इसके बारे में एक हमारा लास्ट कोर टूल के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, जो लास्ट कोर टूल है तो उसके बाद कोर टूल सारी के ऊपर सारी जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस ट्रेनिंग में शामिल होने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।